नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। किसी क्षेत्र या किसी कॉलोनी की कोई भी समस्या हो, चाहे वो पानी से, बिजली से रिलेटेड हो, वहाँ के सभासद ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं, चाहे वो उसके निराकरण के लिए जिम्मेवारी लें या उसकी उपलब्धता के लिए। तो आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं बेतियाहता वार्ड नंबर 26 के सभासद श्री विश्वजीत त्रिपाठी जी। विश्वजीत त्रिपाठी जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ये लाउड स्पीकर 90 FM को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबके इस नए वेंचर को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपने बारे में कुछ बताएं, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि। देखिए, मैं बेसिकली यही गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैंने बीकॉम किया है। उसके बाद मैं शुरू से ही छात्र राजनीति से ही मैं समाज के बीच रहा और धीरे धीरे जब मुझे लगा कि मेरे वार्ड में बहुत सी जनहित की ऐसी समस्याएं थी जिनका लंबे समय से निराकरण नहीं हो रहा था, तो मैंने चूँकि छात्र संघ से ही हम लोग समाज से जुड़े रहे और एक राजनीतिक परिवेश से जुड़े रहे, तो हम लोग का रुख जब वार्ड की समस्याओं की तरफ गया और देखा कि तमाम चीज़ें और सुविधाएं होने के बावजूद भी वार्ड का विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा था और जो सुविधाएं स्थानीय नागरिकों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं मिल नहीं रही थी। तो उसके को लेकर मैंने लगातार जनता के लिए संघर्ष करता रहा और फिर जब चुनाव का समय आया तो मैं भी जनता के बीच गया और जनता ने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे पार्षद चुना। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? शुरू से ही ऐसा कुछ विचार था कि हम राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे या ये एक अचानक से जिंदगी में कोई यू टर्न था? नहीं, कोई यू टर्न नहीं था। जैसे हम लोग जब मैं विश्वविद्यालय में बीकॉम में जब कर रहा था, ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो उसी टाइम से हमने आपसे बताया कि छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। तो जब आप छात्र राजनीति से जुड़े रहते हैं तो तमाम सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको आपको उचित फोरम पे रखना पड़ता है और कुलपति से लेके और तमाम अधिकारियों से मिलना जुलना, छात्र को तो समस्याओं को लेकर सबसे मिलना जुलना होता था। तो जब धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया और हम लोग विश्वविद्यालय को छोड़े और जब अपने घर अगल बगल की समस्याओं ही ऐसी दिखने लगी कि जिनका निराकरण तमाम सुविधा होने के बावजूद वह सुविधाएं हमारे वार्ड को नहीं मिल रही थी, तो हमने वार्ड की समस्याओं की तरफ रुख किया और उसको लेकर लगातार सिस्टम से हम लोग लड़ते रहे और जिसका परिणाम रहा कि जब मैं पहली बार पार्षद के चुनाव में आया तो जनता ने मुझे सर्वसम्मति से सदन भेजा। जी। अच्छा सर, सभासद के तौर पे आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी जनसंख्या कितनी है? देखिए, लगभग 25 से 28 हज़ार की लगभग जनसंख्या है और 28 हज़ार जनसंख्या का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्वजीत जी, अपने क्षेत्र के लिए आपने क्या कार्य किए हैं? देखिए, जब मैं पार्षद पहली बार निर्वाचित हुआ तो मेरा वार्ड विकास के नाम पे बहुत पिछड़ा हुआ था। बेतियाहता की गिनती शहर के कहा जाए तो VVIP वार्ड में होती है, लेकिन जो सुख सुविधाएं नगर निगम द्वारा उस वार्ड को दी जानी चाहिए थी या जो सुविधाएं स्थानीय नागरिकों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं एक कहा जाए तो निष्क्रिय जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सुविधाएं मिली नहीं थी। तो जब मैं पार्षद निर्वाचित हुआ तो तत्काल जो भी समस्याएं हमारे वार्ड की थी उन समस्याओं को लेकर मैंने अधिकारियों से लेके और सरकार तक अवगत कराने का काम किया और देखा जाए तो हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग हमारे वार्ड की सबसे जर्जर सड़क थी। कहा जाए तो आधे शहर को वह सड़क जोड़ती थी, लेकिन 20 वर्षों से वह सड़क उपेक्षा की शिकार थी। न तो नगर निगम ध्यान देता था, न तो PWD उस पर ध्यान देता था। और जब मैंने सदन में उस सड़क के लिए सदन बीच जब बोर्ड की बैठक चल रही थी तो मैं हमारे महापौर जी थे सीताराम जायसवाल जी, उस समय तत्कालीन महापौर थे, तो मैं उनके सामने उस सड़क के निर्माण को लेके लिए मैं 20 सड़क की बैठक में मैं अनशन पे बैठ गया कि महापौर जी, यह सड़क पिछले 20 साल से उपेक्षित है। आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, हमारे महापौर हैं, भले आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन यह सदन शहर के विकास के लिए है और सदन के अंदर दलीय सीमाएं नहीं होती हैं और हर पार्षद जो है विकास के लिए अपनी बात को सदन में रखता है और उसको आपको नोटिस लेना पड़ता है। तो उन्होंने भी इस बात को माना कि तमाम उनके भी व्यापारी समाज के लोग रहते हैं जो कि जिनका व्यापार है और तमाम उस सड़क के अगल बगल निवास करते हैं और उनका भी यह सहमति थी इस बात में कि वह सड़क 20 वर्षों से जर्जर है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो तत्कालीन महापौर जी ने उस समय उस सड़क पे लगभग कहा जाए कि तो 2.25 करोड़ का धन आवंटित किया और जिससे देखिए आज के डेट में हमको लगता है 80 वार्ड में तमाम सड़कें बनी होंगी, लेकिन HP दुबे मार्ग आज भी उसी तरीके से चमक रहा है। जी।
सर, परिषद की बैठकों में आपकी कितनी मौजूदगी रही है? देखिए, बोर्ड की बैठक में हमारी मौजूदगी 100% रही है, चूँकि महीने में लगभग एक बार साल में लगभग 6 बार बोर्ड की और 6 बार कार्यकारिणी की बैठक हो जाती है। तो जो भी बैठक होती है, बैठकों में ही हम लोग अपने वार्ड की समस्याओं को मूल रूप से उठाते हैं। चूँकि जब बैठक होती है तो वहाँ निर्माण से लेके स्वास्थ्य से लेके सारे कर्मचारी वहाँ मौजूद रहते हैं, टैक्स से लेके सब विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। तो जब आप बैठकों में रहते हैं और वार्ड की समस्याओं को उठाते हैं तो तत्काल उस पर अधिकारी का जवाब आता है और फर्दर एक्शन होकर उस पर कार्रवाई होती है और समस्याओं का और मामलों का निपटारा होता है। जी 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 जी। तो सर, इन बैठकों में आपने क्या मुद्दे उठाए और उनके निराकरण के लिए अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली GIS सर्वे के माध्यम से सबके घरों के टैक्स लगभग 3 गुना 10 गुना बढ़ा दिए गए। हम लोग लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और 46 पार्षदों ने दस्तखत करके सदन हाल में दिया है कि आप जो टैक्स बढ़ाए हैं उन टैक्सों को जांच करके, जिस कंपनी ने जांच किया है, आज तक GIS सर्वे की रिपोर्ट को सदन की पटल पे नहीं रखा गया है। तो अगर कोई कंपनी जांच करती है और जांच रिपोर्ट रखती है, और आप लोगों के माध्यम से भी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि किसी के घर का एरिया था 200 स्क्वायर फीट और उनके ऊपर 2000 स्क्वायर फीट का टैक्स लगा दिया गया। तो जो 1800 स्क्वायर फीट का फ्लक्चुएशन आया, तो अगर वह गलत है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और यह समस्या सिर्फ 2-4% की नहीं, लगभग 30 से 40% GIS कंपनी ने गलत सर्वे किया। तो 40% जनता को अनावश्यक नगर निगम में बुलाया जाए और उनके टैक्स में सुधार किया जाए, ये कहीं से नियम और तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि कोई सर्वे अगर 10-5% गलत रहता तो उसमें सुधार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर 30 से 40% सर्वे गलत हुआ है तो 60% के आधार पे 40% आबादी का, नगर निगम परिक्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का अगर अनावश्यक उनको नगर निगम में बुला के डिटेन किया जाए कि आप पत्र लिखिए, आपत्ति लगाइए, आप दौड़िए, बार बार अधिकारियों का हियरिंग कराइए, तो यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और जनहित के लिए सही नहीं है। लगातार पार्षद इसके लिए अपने अधिकारियों से और महापौर से वार्ता चल रही है, शासन से भी वार्ता चल रही है कि या तो सर्वे, या तो हाँ, जो बढ़ा हुआ जो सर्वे है उसको निरस्त कर दिया जाए, फिर से किसी एजेंसी द्वारा सर्वे कराया जाए, और सर्वे को किन शर्तों, किन तरीकों से कराया जाए, जनता को भी उससे अवगत कराया जाए, ताकि जनता भी उसकी मॉनिटरिंग कर सके। क्योंकि हर आदमी जो भारत का, हिंदुस्तान का नागरिक है, कोई भी अगर सरकारी सिस्टम डेवलपमेंट का, चाहे कोई भी विकास का चाहे कार्य कर रहा है, तो सबको मॉनिटरिंग का अधिकार है। हम इस देश में हैं जहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो कोई भी सर्वे या कोई भी व्यवस्था जो बनाई जाए, अब सर्वे मान लीजिए किसी का टैक्स 5000 था, अगर उसका 20% टैक्स बढ़ जाता तो उसको भी आपत्ति नहीं होती। शहर में तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, तो 10% 20% बढ़ोतरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के 5000 के टैक्स को अगर 50000 एक बार कर दिया जाए और 3 साल पूर्व के फाइनेंशियल ईयर से उसको 3 साल के बढ़े हुए टैक्स की नोटिस दी जाए, तो कहीं से भी नियम और तर्कसंगत नहीं है। तो इस पर नगर निगम के सदन को और माननीय महापौर जी को विचार करना चाहिए, जिससे जनता को अनावश्यक नगर निगम में लाइन लगा के आपत्ति न लगानी पड़े। और स्वतः कर प्रणाली को अगर देखा जाए तो हमको लगता है सेल्फ असेसमेंट ज़्यादा अच्छा था, उसी को प्रभावी करते हुए फिर से जनता का टैक्स बढ़ाया जाए। और हमारा मानना तो ये है कि देखिए, नगर निगम परिक्षेत्र में बहुत से ऐसे मकान हैं कि जिन पे अभी तक टैक्स लगे ही नहीं हैं। लगभग इसी सर्वे में उजागर हुआ है कि लगभग 70,000 मकान ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। तो नगर निगम को भी अपनी आय बढ़ानी है, सरकार को भी अपनी आय बढ़ानी है, और हम पार्षद भी उसमें भागीदार हैं और जनता भी भागीदार है। तो उन नए मकानों पर टैक्स लगा करके उनसे नगर निगम की आय भी बढ़ाई जाए, जिससे कि नगर निगम परिक्षेत्र का विकास भी सुचारू रूप से चलता रहे। बढ़े टैक्स अभी हटाए नहीं गए? नहीं, अभी इस पे विचार चल रहा है, महापौर जी का और शासन से वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक इस पे कोई स्पष्ट आश्वासन जनता या पब्लिक को मिला नहीं है। लेकिन हम लोग की लड़ाई इस GIS सर्वे, गलत सर्वे के खिलाफ लगातार जारी रहेगी। चूँकि किसी का भी अनैतिक रूप से 10-10 गुना 20-20 गुना टैक्स बढ़ा देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। जनता है और कोई भी फैसला जनहित के लिए ही होता है। जी। सर, एक सभासद होने के नाते खुद पर कितना दबाव महसूस करते हैं? देखिए, खुद पर दबाव की बात नहीं। देखिए, जनता वोट एक पार्षद को भी देती है, एक सांसद को भी देती है, एक विधायक को भी देती है और एक महापौर को भी देती है।
लेकिन जनता के सबसे करीब जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो पार्षद होता है जी। और जनता कहा जाए तो ग्राउंड लेवल से लेके तत्काल पहले कोई समस्या होती है तो वह उसके पार्षद तक पहुंचती है। पार्षद अपने स्तर से निराकरण कराने का संपूर्ण प्रयास करता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही एक ऐसा पार्षद हूँ जो समस्याओं को लेकर जूझता हूँ। जो भी पार्षद हैं, जो जनता के चुने हुए पार्षद हैं, सब लोग अपनी क्षमता अनुसार उसको जनता के सहयोग के लिए रहते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि अब किसी के घर के बाहर गाय ने पोटी कर दिया, किसी के घर के बाहर आवारे कुत्ते घूम रहे हैं। तो देखिए अभी हमारा नगर निगम चूंकि सीएम सिटी तो है, देखिए गाय पकड़ने के लिए तो तमाम संसाधन है और कान्हा ओपन भी बना हुआ है, लेकिन उसकी भी क्षमता अब कम है। फिलहाल 500-600 की क्षमता है, उसमें 1200-1300 जानवर हैं। तो विकास की बात जब होती है और जिम्मेदारियां की बात होती है तो पार्षद के ऊपर जनता की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और पार्षद की जनता से अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। और कहा जाए तो नाली से लेके, गाय से लेके, कुत्ता से लेके किसी टाइप की समस्या होती है तो सबसे पहले उस समस्या को फेस पार्षद को करना पड़ता है। जबकि जनता जवाबदेही पार्षद की होती है, जनता वोट सबको देती है। लेकिन चूंकि छोटा जनप्रतिनिधि होता है तो इजी अवेलेबल रहता है और अपनी बात कह लेता है। जैसे किसी विधायक से, सांसद से मिलने के लिए उसको समय लेना पड़ता है, लेकिन चूंकि पार्षद उनके बीच का व्यक्ति होता है तो लोग आसानी से उस तक पहुंच जाते हैं, अपनी बात कह लेते हैं और पार्षद भी प्रयास करके भरसक जितनी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण भी कराता है। जरूर जी। आपके क्षेत्र के लोगों की आपसे बहुत उम्मीदें होंगी। जी बिल्कुल। इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आप क्या क्या करते हैं? देखिए, खरा उतरने के लिए हमारे वार्ड में तमाम हर 100 150 200 घर की कॉलोनियों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं। उसमें जो भी समस्याएं आती हैं तत्काल उस ग्रुप में आई। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होने से ये फ़ायदा रहता है और नंबर का आदान प्रदान होने से तमाम समस्याएं ऐसी होती हैं कि अगर कोई समस्या आई तो उसने तत्काल वो मैसेज किया, मैंने उस मैसेज को तत्काल संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड किया कि देखिए यहाँ लीकेज है, ये नंबर है, इनसे बात करके तत्काल अपने कर्मचारी को भेज के लीकेज सही कराइए। यहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं, तत्काल इन पॉइंट पे ये नंबर है, इनकी शिकायत है, इस कंप्लेंट को आप आगे देख के इनसे बात करके वहाँ जो भी काउ कैचर के माध्यम से उन गाय को पकड़वा के, चाहे जो भी सांड बैल हैं उनको आप कान्हा ओपन में रखवाइए। तमाम लाइट की शिकायतें आती हैं कि हमारा LED बल्ब फ्यूज है या काम नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है। तो इन सोशल मीडिया के माध्यम से जो शिकायतें आती हैं तत्काल उनका निस्तारण संबंधित निर्माण का है तो निर्माण के निर्माण संबंधित निर्माण को चला जाता है। पथ प्रकाश से संबंधित है, LED से, लाइट से, ताल से, तो वो हम लोग पथ प्रकाश को भेज देते हैं। जलकल से संबंधित समस्याएँ हैं, लीकेज से संबंधित समस्याएं हैं, सीवर से संबंधित समस्याएं हैं, तो हम जलकल विभाग को कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते हैं और हम लोग उस कंप्लेंट फॉरवर्ड करने के बाद पब्लिक से और उन अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं कि ये इनकी कंप्लेंट थी, इस पर क्या हुआ, ये डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और किस कारण से डिले हो रहा है। तो इस तरीके से जनता की समस्याओं को हम लोग डेली, मतलब डेली कहा जाए तो सीवर, नाली, लाइट, बिजली की लगभग डेली 50 समस्याएं आती हैं और हम लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं और जनता का काम होता रहता है। जी। विश्वजीत जी, आप सपा से हैं। जी। लेकिन आपकी जीत में भाजपाइयों का भी अच्छा खासा वोट आपके पक्ष में गया है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, जनता काम देखती है, जनता के लिए प्रायोरिटी काम है, दल बहुत मायने नहीं रखता है। जब आप लोकल लेवल पे अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो जनता का यह मानना होता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो वह जनप्रतिनिधि उनकी बात को प्रभावशाली तरीके से सक्षम अधिकारियों और सक्षम सरकार के पास कितनी तरीके से रखता है और कितने प्रभावी ढंग से रखता है, मायने ये रखता है। तो चूंकि जनता ने हमको 5 साल देखा था और 5 साल के पूर्व भी देखा था, तो जनता पिछले 27 साल के कार्यकाल और हमारे 5 साल के कार्यकाल को देखा तो तुलनात्मक तौर पे उनको लगा कि 5 साल में बेतिहाता में बहुत से ऐसे कार्य हुए जो पिछले 25 साल में नगर निगम ने नहीं कराए। तो जनता ने हमारे अप्रोच, हमारे प्रभाव, हमारी कार्यशैली और हमारे तरीकों को देखा कि भाई अगर मान लीजिए जनता का कोई मामला है और अगर अधिकारी नोटिस नहीं ले रहा है तो हमारे पास तमाम फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर कोई पब्लिक इशू है और पब्लिक इशू पे सरकार या सिस्टम के लोग उस पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास
उनको अपने ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना है। उसके बावजूद भी अगर वो नींद से नहीं जागते हैं तो हमारे पास धरना प्रदर्शन का फंडामेंटल राइट्स है। तो तमाम से ऐसे मामले थे। मैंने कहा कि सदन की बैठक चल रही थी और मैं 2 साल से उस सड़क के लिए कह रहा था जब पार्षद चुना गया, तो 2 साल से महापौर जी आश्वासन दे रहे थे। लेकिन जब मैं 2 साल के बाद में जब हमको लगता है कि 12वीं की 13वीं बैठक थी उस कार्यकाल की, जब सदन पूरे सदन हाल के नीचे मैं धरने पे बैठ गया वहीं अनशन पे, तो महापौर जी ने तत्काल उस बात को नोटिस लिया और उस सड़क पे पैसा अवमुक्त करने के लिए अधिकारियों को आदेशित किया। तो आप अपने अप्रोच को कितने प्रभावी ढंग से रखते हैं और कितने तार्किक और कितने नियम और कानून के संगत तरीके से रखते हैं, तो उस पर उनको सुनना है। अधिकारी या जनता या पार्षद या कोई भी राजनीतिक दल या सरकार, सबका मोटिव विकास करना होता है। जी। अब उस विकास करने में कौन अपनी बात कितने प्रभावी ढंग से रखता है और कौन उस कार्य की वकालत कितने सही तरीके से रखता है, उस पर आपको जजमेंट किया जाता है। तो इस शहर के अधिकारी हों चाहे सरकार या सिस्टम में बैठे लोग हों, सब लोग जानते हैं कि बेतिहाता वार्ड है, वीआईपी वार्ड है। पार्षद जी का अगर पार्षद जी के वार्ड का काम रुकेगा तो पार्षद जी कहीं धरना प्रदर्शन अपने फंडामेंटल राइट्स के आधार पर बैठ जाएंगे। तो चूंकि जब हम किसी अधिकारी से लड़ तो सकते नहीं हैं पब्लिक के विकास के लिए, तो हमारे पास जो कानून में अधिकार है हम उस अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए धरना प्रदर्शन अनशन तक पे आते हैं। तो सरकार को न चाहते हुए बात तो सुननी पड़ती है। और इससे हमारे वार्ड में हमको लगता है कि अब तक 48 सड़कें मैं बनवा चुका हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि रुस्तमपुर ढाली में 7 दिन तक मैं आवरण अनशन पे बैठ गया था, क्योंकि वह पेज फंसा था। पिछले कहा जाए तो 47 के बाद से उस रोड पे नाला नहीं था। उस रोड के अगल बगल निवास करने वाले लोग अपने घरों के बाहर गड्ढा खोद करके अपने तालाब और सीवर का पानी गिराते थे। और पिछले 5 साल से मैं नगर निगम से कह रहा था, तो नगर निगम कह रही थी कि वो नाला पीडब्ल्यूडी बनाएगी। और जब पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाना शुरू किया तो पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमने सिर्फ सड़क का प्रस्ताव दिया, नाले का हमने कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया, ना कोई हमारा बजट है। और जल निकासी की जो समस्या है शहरी क्षेत्र की, वो टोटल लायबिलिटी नगर निगम की है। चूंकि नगर निगम इन मकानों से कर वसूली करता है, टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, तो जल वसूली का जल निकासी का प्रावधान नगर निगम की समस्या है। और हम अपनी रोड बनाएंगे, नाला बनाने से हमारा कोई सरोकार नहीं और हमने कोई प्रस्ताव या बजट यहाँ स्वीकृत नहीं है। तो चूंकि जब 5 साल बाद पता चला कि 2 विभाग एक दूसरे पे अपनी जिम्मेदारियों को ठेल रहे हैं, तो मुझे मजबूरन फिर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। और 7 दिनों के अनशन के बाद डीएम ने उसको संज्ञान में लिया। और संज्ञान में लेने के बाद अभी मुझे 2 दिन पूर्व में पता चला है कि शासन ने उस दोनों तरफ उस नाले को स्वीकृत कर दिया है। और जो भी नाला बनेगा वह स्थानीय जनता के जल निकासी के हित को देखते हुए बनाया जाएगा, ताकि जिससे कहीं भी कि वार्ड में या उन स्थानीय लोगों के घर के सामने वाटर लागत की समस्या न आए। जरूर, मैं इसी पे आ रही थी। मैंने आपको जितना आपको पढ़ा मैंने जाना, उस नाले के लिए आप आमरण अनशन पे बैठे, उसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। तो कैसा रहा ये अनुभव, कैसा था? अब देखिए, कुछ चीज़ें थी ऐसी, सरकार और सिस्टम में जो तमाम अधिकारी थे वो अपने जिद पे अड़े थे कि हमारा विभाग बनाएगा। हमने कहा कि भाई कोई विभाग बनाए, जैसे पीडब्ल्यूडी कहता था नगर निगम बनाएगा, नगर निगम कहता था पीडब्ल्यूडी बनाएगा। चूंकि 2 विभागों के बीच का मामला था और उस सड़क पे 6 लेन का निर्माण हो रहा था, तो चूंकि मुझे पार्षद हुए 5 साल हो गए थे और 5 साल से उस मामले को लगातार मैं नोटिस ले रहा था और लगातार अधिकारियों को अवगत करा रहा था, तो पानी सर से ऊपर जा रहा था। मुझे लगा कि अब जब 2 विभाग आपस में ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि नाला कौन बनाएगा, और तो मुझे लगा कि अब निश्चित इस मामले के लिए मुझे सरकार से और सिस्टम से 2-2 हाथ करना चाहिए। और मैं शांतिपूर्वक तरीके से आमरण अनशन पे बैठा। 7 दिन तक मेरा अनशन चला। उस दौरान तमाम अधिकारियों से मेरी वार्ता चलती रही। चूँकि शपथ ग्रहण का भी माहौल था और मुझे अधिकारियों ने कहा कि आप पहले शपथ ग्रहण ले लीजिए, आपकी समस्या पे विचार किया जाएगा। हमने कहा कि जनता बैठी है, मैं बैठा हूँ, आप यहाँ के तत्काल समस्या का समाधान बताइए, मैं शपथ ग्रहण कर लूँगा। लेकिन उन लोगों को मेरी बात नागवार लगी। उन लोगों ने उस समय नोटिस नहीं लिया। बाद में डीएम साहब आए, उन्होंने कहा नहीं आपकी मांग जायज़ है और इस पर हम एस्टीमेट बना के शासन को भेज दे रहे हैं और शासन जरूर इस पर विचार करेगा। और हमारा आश्वासन 100% है कि इस नाले का पैसा हम पास करा लेंगे और आपकी स्थानीय जनता को मामला सुलझ जाएगा। तो डीएम साहब के आश्वासन पे फिर मैंने आपकी जीत हुई। जी बिल्कुल। अच्छा, विश्वजीत जी, सीएम का शहर है जी, तो किसी भी समस्या को जब आपको 2 हाथ होना होता है उससे, तो आपको सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलती है?
देखिए, सरकार से जो मदद होती है वो मैंने कहा कि मुद्दे आपके कैसे हैं जी। देखिए, जन सरोकार से जब जुड़े मुद्दे रहेंगे तो सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, किसी भी समाज की हो, तो जन सरोकार से सरकार भाग नहीं सकती है। तो जन सरोकार के मैं मुद्दे को लेकर मैं हमेशा सरकार से लड़ता रहता हूँ। सरकार और सिस्टम और अधिकारी उसको नोटिस लेते हैं, उस पर प्रभावी कार्य करके उस मामले का निस्तारण किया जाता है, सहयोग मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सहयोग मिलता है। तो विश्वजीत जी, अब 5 सालों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जी। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे और क्या रणनीति है, क्या तैयारी है आगे के सालों के लिए? देखिए, 5 सालों की जिम्मेदारी जनता ने फिर मुझे दे दी है, तो जनता के सारे मुद्दों पे, उनकी समस्याओं पे मैं खरा उतरने का 100% प्रयास करूंगा। जो भी वार्ड की बची कुची समस्याएं हैं, और चूंकि वार्ड है, वार्ड का जब विकास होता है तो तमाम समस्याएं आती भी हैं और जाती भी हैं। तो जो भी समस्याएं आएंगी, अब चूंकि हमारा वार्ड पुराना आवास विकास की तमाम कॉलोनियाँ हैं, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की है वर्तमान में। चूँकि 85 की इस्टेब्लिश कॉलोनियाँ हैं, तो उस टाइम उस आबादी के हिसाब से सीवर लाइनें पड़ी हुई थी। तो हमारा अब आगे का टारगेट वार्ड के लिए यही है कि अमृत योजना के तहत अपने वार्ड में पूरी कंप्लीट नई सीवर लाइन डलवाने का। उसके साथ साथ हर घर को कहा जाए तो ये टोरंटो गैस के थ्रू गैस पाइपलाइन हमारे यहाँ लगभग 7 किलोमीटर एरिया में पड़ चुका है। जो भी वार्ड और अन्य छूटे हुए उनमें पूरी गैस पाइपलाइन डलवाने का, और जो भी वार्ड की जो गलियाँ, कुछ नालियाँ जो ख़राब हैं उनको बनवाने का। इसके साथ साथ जो भी अन्य समस्याएं जनता की या स्थानीय लोगों की आएंगी, तो उन पे हम लोग सिस्टम से लड़ेंगे और कार्य को कराएंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता अपने अधिकार को जाने, और अधिकार को जानने के साथ साथ इस समय हमारा पूरा गोरखपुर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की मुहिम में चल रहा है। और देखा जाए तो पहले की तुलना में, अब की तुलना में हमारा गोरखपुर बहुत साफ़ सुथरा रह रहा है। इस पे बराबर सहयोग जनता का भी है, और नगर निगम के सफाई कर्मियों का भी है, और हम सभी पार्षदगणों का भी, महापौर जी का भी है। तो हम जनता से अपील करेंगे कि कहीं भी सड़क पे कूड़ा न डालें। डोर टू डोर गाड़ियाँ चल रही हैं, और भी गाड़ियाँ मंगाई जा रही हैं। जहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ भी गाड़ियाँ भेजी जाएंगी। तो डोर टू डोर कलेक्शन में जनता सहयोग करे, जिससे सड़क पे भी कहीं भी कूड़ा कचरा न दिख पाए, और हम लोग इंदौर को भी बीट कर सकें। हम लोग की यही जनता से अपील है कि कूड़ा विशेषकर देखा जाए तो चूँकि शहर की आबादी बढ़ती है, दायरा बढ़ता है, डेवलपमेंट बढ़ता है और विकास होता है, तो उतना ही रॉ मटेरियल कूड़ा भी आता है। तो साधन संसाधन दोनों बढ़े हैं, और भी संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। तो जनता से अपील है कि सड़क पे कूड़ा न डालें, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में सहयोग करें, जिससे कि हमारा शहर साफ सुथरा और स्वस्थ बना रहे। विश्वजीत त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे बेतियाहाता वार्ड नंबर 26 के सभासद श्री विश्वजीत त्रिपाठी जी। ऐसे ही शहर के अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत से रूबरू होने के लिए, उनकी जवाबदेही के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।